नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ व्यवस्था। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत विविधताओं वाला देश है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए उत्सुक थे, और इस कारण भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ एकात्मक शासन के लक्षणों को भी लिया गया है। भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के देखिए कौन कौन से लक्षण हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। तीसरा लक्षण है लिखित और कठोर संविधान। और चौथा लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो पहला लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, वह भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान की व्यवस्था केंद्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर बाध्यकारी है, और कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। कुछ विषयों को संघ सूची में रखा गया है और कुछ को राज्य सूची में रखा गया है, और कुछ विषय ऐसे भी है जो राज्य और सरकार दोनों के अधीन आते हैं, जिनको हम समवर्ती विषय कहते हैं, जो समवर्ती सूची में है। तीसरा जो लक्षण है वो है लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर भी है, क्योंकि इस संविधान में साधारण कानून बनाने की पद्धति से भिन्न पद्धति के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया ऐसी भी है जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा लक्षण है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायपालिका। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की स्थापना की है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है जो संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो। न्यायालयों की जो व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतः अनुकूल है। संविधान की उपयुक्त व्यवस्थाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत में एक संपूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। लेकिन साथ में भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण भी है। उन लक्षणों के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहला है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण और ज़्यादातर विषय संघ के पास रखे गए हैं। दूसरी है इकहरी नागरिकता। देखिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहाँ संघ के साथ साथ राज्यों की भी नागरिकता नागरिकों को मिलती है। इस प्रकार वहाँ दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में इस व्यवस्था के विरुद्ध इकहरी नागरिकता है। तीसरा जो एकात्मक लक्षण है वो है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों के लिए अलग से संविधान होता है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। अगला जो इसका लक्षण है वो एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संघ में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्यायपालिका को बहुत अधिक सीमा तक एकीकृत किया गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की शाखाएं है, और सर्वोच्च न्यायालय को उन उच्च न्यायालय पर व्यापक क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। अगले जो एकात्मक लक्षण है वो है संसद है वो
राज्यों की सीमाओं में और नाम में परिवर्तन कर सकती है। एक एकात्मक लक्षण यह है, भारतीय संविधान है उस संकट में एकात्मक हो जाता है। जैसे आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 352 है। आर्टिकल ये व्यवस्था ऐसी है जब संकट काल में शासन व्यवस्था संघात्मक की बजाय एकात्मक दिखाई देती है। एक लक्षण है, सामान्य काल में भी संघीय सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां हैं। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में अल्पकाल के लिए संघीय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का निर्माण अधिकार दे सकती है। वैसे ही अनुच्छेद 252 के अनुसार संघीय संसद को इस प्रकार का अधिकार 2 या अधिक राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा प्रस्ताव पास करके भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते हैं उनके पालन के लिए भी संघ को सामान्य काल में भी राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। फिर एक लक्षण यह है कि जो राज्यों के संवैधानिक मुखिया है, राज्यपाल, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही जो राज्यसभा में है उसमें संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जैसा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य संघात्मक राष्ट्रों में है। वैसी व्यवस्था भारत में नहीं है। एक एकात्मक लक्षण ये है कि आर्थिक दृष्टि से जो संघ की इकाइयाँ हैं अर्थात राज्य है वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। राज्य वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के स्थान पर केंद्र पर निर्भर है। केंद्र के द्वारा राज्य को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर हावी रहता है। एक लक्षण यह है, संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होना। साथ ही जो अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषद है वो भी एकात्मक व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वैसे ही भारतीय संघ में जो संघीय क्षेत्र है, भारतीय संघ में 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं, एक राज्य और दूसरा संघीय क्षेत्र। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो संघीय क्षेत्रों के संबंध में केंद्र को नियंत्रण की प्रभावशाली शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इन जो केंद्र शासित प्रदेश है उन पर प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रण केंद्र का होता है। संसद को इन क्षेत्रों के संबंध में कानून निर्माण की भी शक्ति मिली हुई है और इन क्षेत्रों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होने के कारण व्यवस्था वो एकात्मक अधिक दिखाई देती है। साथ ही इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सहायता से करता है। तो ये कुछ लक्षण ऐसे भी है जिनमें हमें संघात्मक शासन व्यवस्था की बजाय एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में जाना कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में संघात्मक लक्षण कौन से हैं और एकात्मक लक्षण कौन से हैं। धन्यवाद।